हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीकली करंट अफेयर की सीरीज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून मंथ के दूसरे वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसका स्थान है 9वां, और पहले स्थान पे कौन है? तो वो याद रखिएगा, वो है नीदरलैंड। बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम की, तो इनकी कैप्टन कौन है? तो वो है रानी रामपाल। अब बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों को इस रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है, और इनमें पहला स्थान किसको मिला है? तो वो है बेल्जियम। और ध्यान रखिएगा, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसको हाल ही में एशियन ग्लीच अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो वो 1924 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है स्कॉटलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा जी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसमें कुल 127 सदस्य देश हैं। और याद रखिएगा, जो 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होगा? वो भारत में ही होगा। तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह डिसाले जी को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। ये गवर्नमेंट टीचर है महाराष्ट्र में। इनकी उम्र है 32 साल। ये देखिए, ये है रणजीत सिंह डिसाले जी। इन्हें ही क्यों चुना गया है इस समिति के लिए? तो ध्यान रखिएगा, 2020 में इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें सम्मानित क्यों किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, NCERT जो बुक होती है उसमें इन्होंने QR कोड लगाया था। अब अगर पूछा जाए कि ये जो समिति बनाई गई है इसमें कितने मेंबर होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें 12 मेंबर होंगे। ये क्यों बनाई गई है? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए ये समिति बनाई गई है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी की गई है। यह इंडेक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो इंडेक्स है ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें देखिए, आप 2-3 बातें आप याद रखिएगा। पहला तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स पहली बार कब आया था? तो ध्यान रखिएगा, ये पहली बार आया था 2019 में। और जो अभी जो 2021 में इंडेक्स आया है वो कौन सा संस्करण है? तो ध्यान रखिएगा, वो है तीसरा संस्करण। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, स्कूली शिक्षा और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे मिलके जारी किया जाता है। अब देखते हैं इस इंडेक्स में किसको कितना रैंक मिला। देखिए, पहले स्थान पे पंजाब जिसे 929 रैंक मिला, दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ जिसे 912, और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु जिसे 906 अंक प्राप्त हुआ। और बात करें अंतिम स्थान की, तो वो है मेघालय जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अब जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा किस लिस्ट में आती है, जो 3 लिस्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, तो इन तीनों में से किसमें शिक्षा को रखा गया है? तो इसको देखिए, हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एजुकेशन। ये कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को रखा गया है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि जो तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये संविधान के किस शेड्यूल में है? तो ध्यान रखिएगा, ये 7वें शेड्यूल में है संविधान के। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 7 जून 2021 को कौन सा देश औपचारिक रूप से ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस ने औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि वो ओपन स्काई ट्रीटी का सदस्य नहीं रहेगा। देखिए, इसने घोषणा की थी 2 जनवरी 2021 में। तो ये अभी क्यों न्यूज़ में है? तो आप याद रखिएगा कि इस ट्रीटी से निकलने से 6 महीने पहले ये घोषणा करना पड़ता है। तो इसने जनवरी में घोषणा की थी और अभी ये जून में औपचारिक रूप से बाहर हो गया। और इसी के साथ याद रखिएगा कि जो अमेरिका है वो इससे पहले ही बाहर निकल चुका है 2020 में ही। अब बात करते हैं ओपन स्काई ट्रीटी की। देखिए, इसे 1955 में प्रपोज किया गया था, बट ये लागू हुआ 2002 से। और इसमें बात करें कितने मेंबर हैं,
तो ध्यान रखिएगा इसमें 34 मेंबर थे, तो 2020 में इससे यूएसए बाहर निकल गया तो बच गए 33, और अब इससे रूस बाहर निकल गया है तो वर्तमान में अब इसके सदस्य कितने बचे हैं, वो हैं 32। अब देखिए जो ट्रीटी है ये बना क्यों था, तो जो एक देश दूसरे देश के ऊपर निगरानी रख सके इसलिए इस ट्रीटी को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये संजय दत्त जी बने हैं ऐसे पहले अभिनेता। पहले तो आप याद रखिएगा कि ये जो गोल्डन वीजा है इसे देता कौन है, तो ये यूएई इसे देता है। इसे देखिए 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो 5 वर्ष के लिए दिया जाता है और दूसरा 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अब संजय दत्त जी को 5 वर्ष वाले कैटेगरी में इनको वीजा मिला है। अब बात करते हैं कि ये जो यूएई है ये गोल्डन वीजा दे क्यों रहा है, तो देखिए जितने भी खाड़ी देश हैं वो उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, जो क्रूड ऑयल है वहां के उस पर इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। अब जब सारे देश मिलके इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे भारत एक योजना चला रहा है फेम योजना, जिसके तहत वो इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देगा। अभी हाल ही में यूके ने घोषणा की है कि वो आने वाले 2-4 वर्षों में वो पूर्ण रूप से क्रूड ऑयल से अपना डिपेंडेंसी खत्म कर लेगा। अब जब सारे देश इलेक्ट्रिक वाहन पे निर्भर हो जाएंगे तो इनका क्रूड ऑयल खरीदेगा कौन, तो इनसे इनके इकोनॉमी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए यूएई अपने देश में जो वैश्विक टैलेंट है उसको अपने देश में लाने की सोच रहा है। बड़े बड़े कंपनियों को अपने देश में लाने के लिए वो इनवाइट करना चाहता है ताकि उससे इनकी रेवेन्यू बढ़ सके। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 107 जो है इंडिया का रैंक है। अगर आपसे पूछे कि पिछले वर्ष इंडिया का रैंक कितना था तो ध्यान रखिएगा 115 इंडिया का रैंक था। अब यहाँ ध्यान रखिएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो 2015 में लाया गया था और इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं और 169 जो है वो टारगेट रखे गए हैं जिसे 2030 तक पूरा करना है। ये देखिए ये है 17 लक्ष्य, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो कुछ कुछ लक्ष्य हैं बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे 6 नंबर का जो लक्ष्य है स्वच्छ पानी का लक्ष्य है और जो 14 नंबर का लक्ष्य है वो भी पानी से संबंधित है, लेकिन वो लाइफ बिलो वाटर जो जलीय जीव हैं उनके संरक्षण के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्वच्छ वाटर का लक्ष्य किसमें है तो वो है 6 नंबर गोल में, और जलीय जीव को संरक्षण करने के लिए कौन सा लक्ष्य है तो वो है 14। और इसी के तर्ज पे भारत में नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करता है। तो देखिए 2021 में केरल पहले स्थान पे रहा 75 पॉइंट के साथ, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से हैं 74 पॉइंट के साथ, और बात करें अंतिम स्थान की तो वो है बिहार 52 पॉइंट के साथ। हमारा अगला प्रश्न है 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर इसका थीम है। और ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है तो ये 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले वर्ष इसकी थीम क्या थी तो वो था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। ये देखिए रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर इसकी थीम है और ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। हमारा अगला प्रश्न है विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीबीएस जो बैंक है ये सिंगापुर का बैंक है, इसे पहला स्थान मिला है। और जो दूसरा स्थान मिला है ये केरल का बैंक है सीएसबी बैंक। और बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, इसे 7वां स्थान मिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये सूची जारी कौन करता है तो ध्यान रखिएगा ये सूची फोर्ब्स जारी करती है। हमारा अगला प्रश्न है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे कि असम के किस जिले में स्थित है तो ये असम के कोकरीझार जिले में स्थित है। और यहाँ पे देखिए गोल्डन लंगूर बहुत फेमस है। और देखिए आपसे एक बहुत बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखिएगा जो नेशनल पार्क है इसमें फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मतलब हो गया पौधा और फौना मतलब हो गया जंतु, मतलब पौधे और जंतु दोनों को संरक्षण किया जाता है। और बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फौना को, मतलब जंगली जीव को, जंगली जंतु को इसमें संरक्षण दिया जाता है। दूसरे डिफरेंस की बात करें, आप नेशनल पार्क में जानवरों को चराने के लिए नहीं ले जा सकते। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जानवरों को यहाँ चराया जा सकता है, लेकिन कुछ लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है इनके बीच, और 3-4 डिफरेंसेस और हैं, अभी उनको बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए हम कभी कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल्ला शाहिद जी को संयुक्त राष्ट्र महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। और ये कहाँ के हैं? तो ये देखिए, ये मालदीव के हैं ये। और ये किसके स्थान पे आए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये वोल्कन जी के स्थान पे आए हैं। और ये कहाँ के थे? तो ये टर्की के थे। और ये जो अध्यक्ष होता है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसका हर वर्ष चुनाव होता है। अब देखिए, जो अध्यक्ष है वो कैसे चुना जाता है, इसको आप देख लीजिए। देखिए 5 जो रीजन है इनमें से ही अध्यक्ष चुना जाता है। तो अभी के जो अध्यक्ष हैं वो एशिया प्रशांत से चुने गए हैं। जो अब्दुल्ला शाहिद जी हैं वो एशिया प्रशांत से ही चुने गए हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये किस विषय में सूची जारी करता है, किस विषय में इंडेक्स अपना जारी करता है। तो देखिए, दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छे शहर और सबसे खराब शहर की ये सूची जारी करता है। और ये जो सूची है ये किस आधार पे जारी करता है, देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, उस शहर में स्थायित्व है कि नहीं, कितनी स्थायित्व है ये देखा जाता है। संस्कृति एवं पर्यावरण को देखा जाता है कि उस शहर में कितना है, कि उस शहर में संस्कृति और पर्यावरण की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य देखभाल उस शहर की कैसी है, मतलब वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो कैसी है। जो शिक्षा है उस शहर की, वहाँ पे कॉलेजेस अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी अच्छे हैं कि नहीं है। जो आधारभूत संरचना है, ये जो 5 आधार हैं इन्हीं के बेस पे ये अपनी सूची जारी करता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑकलैंड। ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड का शहर है। और बात करें दूसरे स्थान पे कौन है, तो वह है ओसाका, ये जापान का एक शहर है। और अंतिम स्थान पे कौन सा शहर रहा? तो ध्यान रखिएगा, अंतिम स्थान मतलब 140वें स्थान पे रहा सीरिया की राजधानी दमिश्क। और अगर आपसे पूछे कि पिछले वर्ष पहले स्थान पे कौन रहा, तो वो वियना शहर रहा। और आखिरी स्थान पे कौन रहा, तो वो सेम दमिश्क ही आखिरी स्थान पे बना रहा। और अगर आपसे पूछे कि ये जो इंडेक्स है ये जारी कौन करता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये इंडेक्स जारी करता है। और ये वर्तमान में 140 देशों की सूची जारी किया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन की सूची में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुशांत सिंह राजपूत जी पहले स्थान पे रहे। और वहीं बात करें कि जो महिला सूची थी उसमें पहले स्थान पे कौन है, तो वो है रिया चक्रवर्ती। अब टाइम्स मैगजीन की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। जैसे पर्सन ऑफ द ईयर कौन घोषित हुआ, तो वो जो बाइडेन और कमला हैरिस जी। और टाइम किड ऑफ द ईयर कौन घोषित हुआ, तो वो है गीतांजलि राव जी। हमारा अगला प्रश्न है, किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है? तो ये सीबीआई के जो निदेशक बने हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। अगर पूछे आपसे कि किसके स्थान पे आए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये ऋषि कुमार शुक्ला जी के स्थान पे आए हैं। और इन्हें 2 वर्षों के लिए निदेशक बनाया गया है। अब जब सीबीआई न्यूज में है तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। जैसे इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, किसके द्वारा? डीपी कोहली जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो सीबीआई है इसे पावर कहाँ से मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस 1946 एक्ट से इसे पावर मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, मरमरा सागर किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तुर्की देश में स्थित है मरमरा सागर। अब ये न्यूज में क्यों है, तो ध्यान रखिएगा, जो सी नॉट है ये इस सागर में अभी देखा गया। तो समुद्र के ऊपर जो कीचड़ की मोटी परत होती है ना, उसी को हम कहते हैं सी नॉट। ये देखिए जो नॉर्मल पानी है इसके ऊपर स्थित है ये कीचड़ का मोटा एक परत होता है, इसे आप दलदल कह सकते हैं। अब ये आया कहाँ से, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ? ये देखिए ये सी ऑफ मरमरा। ये जो सी ऑफ मरमरा है इसमें गंदे पानी, जो मैले पानी है, जो दूषित पानी होते हैं,
उनके यहाँ जमा होने से ये सी नोट्स देखा गया है। अब ये गंदे पानी आए कहाँ से? तो ये जो किनारे 2 करोड़ लोग रहते हैं उनके द्वारा इसमें पानी छोड़ा जाता है, जो गंदे पानी होते हैं। यहाँ जो फैक्ट्री और कारखाने होते हैं तो उनके द्वारा जो गंदे पानी होते हैं वो भी इसमें गिराए जाते हैं। इसके कारण सी नॉट इसमें देखा गया है। और इसके साथ ध्यान रखिएगा जो सी ऑफ मरमरा है इसका लोकेशन आप याद रखिएगा। जैसे देखिए ये सी ऑफ मरमरा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा को कौन सा स्टेट जोड़ता है? तो ये देखिए यहाँ पे है बॉस्फोरस स्टेट, ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। और अगर आपसे पूछे कि ब्लैक सी को एजियन सी से कौन सा सागर जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी को एजियन सी से जोड़ता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा जो सी ऑफ मरमरा है वो किस देश में स्थित है? तो वो टर्की में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों के मामले में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर पहले स्थान पे रहा भारत में निवेश करने के स्थान पे। और बात करें दूसरे स्थान की तो वो है अमेरिका। और अब आप यहाँ एफडीआई से याद रखिएगा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एलआईसी का चेयरमैन कौन है अभी, तो याद रखिएगा एम कुमार जी हैं एलआईसी के चेयरमैन। और हाल ही में इनके कार्यकाल में 9 महीने का विस्तार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो अभियान है इसकी शुरुआत नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जिन व्यक्ति में कोरोना के हल्के लक्षण दिख रहे हैं उनको होम आइसोलेट करना तथा उनकी मदद करना इस फाउंडेशन का उद्देश्य है। और इस फाउंडेशन में 20 लाख लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये 20 लाख जो लोग हैं वो 112 जिलों से लिए जाएंगे, तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश की वैध मुद्रा घोषित की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश की वैध मुद्रा घोषित की है। और यह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और बात करें बिटकॉइन की तो आप ध्यान रखिएगा बिटकॉइन के जनक किसे कहते हैं? तो वो हैं सातोशी नाकामोतो। और इन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी? तो याद रखिएगा 2002 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने असोम रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य ने असोम रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब ये असोम रत्न पुरस्कार है क्या, इसको हम जान लेते हैं। केंद्र सरकार भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार देती है उसी के तर्ज पे असम ने असोम रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए इसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे उसको देख लेते हैं। जैसे भारत रत्न के तर्ज पे असोम रत्न दिया जाएगा जिसमें इसकी राशि होगी 5 लाख रुपए। अगला है पद्म विभूषण के तर्ज पे असोम विभूषण जिसमें इसकी राशि होगी 3 लाख। अगला है पद्म भूषण के तर्ज पे असोम भूषण जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अंतिम है पद्मश्री जिसके तर्ज पे असोम श्री दिए जाएंगे जिसकी राशि होगी 1 लाख रुपए। अब जब भारत रत्न चर्चे में है तो इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और आगे चल के 1977 में से बंद कर दिया गया था और फिर 1980 में इसकी फिर से शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें पहला पुरस्कार किसे दिया गया था तो ध्यान रखिएगा 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सीवी रमन जी और सी गोपालाचारी जी को ये पहली बार पुरस्कार मिला था। और देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पहली महिला कौन है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1971 में इंदिरा गांधी जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पहला व्यक्ति कौन है जिसे मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1966 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत। और किसे दिया गया था? वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट इरविन ने इस पुरस्कार को जीता है।
ये देखिए इसी तस्वीर के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है और इस तस्वीर का नाम क्या रखा है इन्होंने, बुश फायर। और ये हैं रॉबर्ट इरविन जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुरस्कार देता कौन है तो ध्यान रखिएगा यूके इस पुरस्कार को देती है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तो 1965 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2023 में UNFCCC के COP28 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात ने यह घोषणा की है। और ध्यान रखिएगा ये जो UNFCCC है ये यूएन की एक इकाई है। और जब बात आई है COP28 की तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट में अभी कौन सा कॉप हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 2019 में COP28 हुआ है। और ये कहाँ हुआ है तो वो हुआ है मैड्रिड में जो स्पेन में स्थित है। बात करें COP26 की तो ध्यान रखिएगा ये 2021 में ग्लासगो यूके में होने वाला ये कॉप। और बात करें COP27 की तो अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है कि ये COP27 किस देश में आयोजित होगा। तो चलिए दोस्तों ये था हमारे इस वीक के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद।